जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KCC संगम में। जैसा कि आप सभी को स्टार्ट है कि एक श्रृंखला हमारी चल रही है जो क्लास 10th यूपी बोर्ड NCERT की बुक चल रही है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों समाप्त हो चुका है। और आज स्टार्ट करते हैं हम अपना तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि अगर हम दिखाना चाहें तो हमारे जो तीसरे चैप्टर का नाम है NCERT बुक का, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर दो चर वाला रैखिक समीकरण होता कैसा है। अगर हम समझ गए, इसके नाम को ही समझ गए, तो यकीन मानिए आप जब क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो आपको ये सब छोटी छोटी बातें वहाँ पे बहुत यूज़फुल होगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है, थोड़ा सा बेसिक बताना चाहेंगे आप लोग को। देखिए, हमसे बोला है, लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए जानते हैं। देखिए, एक होता है रैखिक। क्या होता है? पहला मान लेते हैं एक रैखिक समीकरण होता है, रैखिक। और दूसरा जो समीकरण होता है वो होता है द्विघात समीकरण। आप नाम सुने होंगे, द्विघात समीकरण। ठीक, उसके बाद एक आप लोग नाम सुनेंगे त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। ध्यान समझिए, अगर इसके नाम को ही आप समझ गए तो यकीन मानिए आपको लगाना एकदम आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए, क्या होता है द्विघात, क्या होता है त्रिघात। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं, अगर कोई भी समीकरण रहे ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, क्या रहे? ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ठीक, कहने का मतलब रैखिक का मतलब एक का मतलब अगर सबसे बड़ा पावर जैसा कि बता रहे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले हम जानते हैं रैखिक समीकरण आखिर होता क्या है। सॉरी, यहाँ पे रैखिक समीकरण सबसे बड़ा पावर अगर एक रहेगा, क्या रहेगा? एक। कोई भी समीकरण रहे, अगर सबसे बड़ा पावर एक है, अगर इसमें सबसे बड़ा पावर एक है तो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं अगर ये द्विघात होगा तो कैसे रहेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये क्या है? ये है द्विघात समीकरण। इसका नाम द्विघात क्यों पड़ा, आखिर समझिए क्या है नाम। देखिए, द्विघात मतलब सबसे बड़ा पावर दो होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा पावर क्या है? दो से बड़ा और कुछ है? जी नहीं। इसी से इसका नाम पड़ गया द्विघात समीकरण। ठीक, देखिए, यहाँ सबसे बड़ा पावर एक था तो उसका नाम था रैखिक समीकरण। यहाँ सबसे बड़ा पावर दो है तो द्विघात समीकरण। और यहाँ पे सबसे बड़ा पावर अगर सबसे बड़ा पावर अगर 3 है तो उसको बोलते हैं त्रिघात समीकरण। सबसे बड़ा पावर अगर 3 है तो उसको बोलेंगे त्रिघात समीकरण। सबसे बड़ा पावर अगर 2 है तो उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। अगर सबसे बड़ा पावर 1 है तो उसको बोलेंगे रैखिक समीकरण। ठीक, अब आप ये कन्फ्यूजन में थोड़ा सा होंगे, जिनको मालूम होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है वो समझिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए दो चर बोला है, तो एक चर आपका x है और दूसरा चर आपका y है। तो चलिए मान लेते हैं आपके पास ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 था। आप बता रहे हैं कि एक चर x है, दूसरा चर y है, मान लेते हैं। लेकिन a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये चर है कि क्या है, इसको भी तो आप बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे। देखिए, x y तो आप चर रखेंगे, लेकिन आप लिखेंगे जहाँ, ऐसे एक लाइन लिखेंगे जहाँ a, b और c एक अचर पद है। क्या है? अचर पद है। अच्छा, कुछ लोग को कन्फ्यूजन होगा कि सर ये चर और अचर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो चलिए उसको भी दूर कर देते हैं। क्या है चर, क्या है अचर? थोड़ा सा आप वीडियो में बने रहिए। यकीन मानिए ऐसी बेसिक चीज़ें आपको यहाँ बताया जाएगा कि आप
मान लेंगे कि हाँ यहाँ पे आए तो कुछ अलग सीखें। ठीक, देखिए क्वेश्चन तो सभी बता देते हैं, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा बेसिक जानकारी अगर आपको रहेगा तो यकीन मानिए आज से जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तब आपको ये बहुत काम देगा। देखिए कैसे, एक होता है, अभी नाम इसमें ले लिए हम चर और अचर, तो चलिए जानते हैं क्या होता है चर, क्या होता है अचर। ठीक, एक तरफ लिख दे रहे हैं हम चर पद और एक तरफ लिख दे रहे हैं हम अचर पद। ठीक, अचर पद। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं क्या होता है चर। देखिए जितना भी ऐसे a लिखा रहे, b लिखा रहे, c लिखा रहे, 2x लिखा रहे, 3m लिखा रहे, जिसके साथ अक्षर लगा हो, जिसके साथ अक्षर a b c d अक्षर लगा हो उसको बोलते हैं चर पद। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे चर पद। और जिनके साथ कुछ भी नॉर्मल जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके गिनतियाँ लिखी हैं, जो भी गिनतियाँ या जो भी नंबर है उसको आप बोल सकते हैं अचर पद। उम्मीद करते हैं चर और अचर में आज आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा एकदम दूर हो गया होगा। देखिए चर जिसमें अक्षर लगा उसको चर, जिसको बिना अक्षर का लिखा है तो अचर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं हमसे पूछा क्या। देखिए प्रश्नावली 3.1। ठीक, देखिए इसमें बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। कहने का मतलब आपसे बस इतना बोल रहा है कि ये क्वेश्चन हम देंगे, उसको आप रैखिक समीकरण के रूप में उसको बना दीजिए। ठीक, उसको सॉल्व मत करिए, बस उसको रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर दीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला है और उनके ग्राफिक विधि से हल कीजिए। किस विधि से बोला है? ग्राफिक विधि से हल करना है। ठीक, ग्राफ आप जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसको हम रैखिक समीकरण में बनाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक सेंटेंस यहाँ तक है। चलिए दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, बस यही आपका की पॉइंट है, यही बस इसी से आपका पूरा समीकरण बनेगा। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को आसानी से पढ़े होंगे। देखिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिए और पढ़ के केवल समझ गए कि क्वेश्चन पूछा क्या है, ठीक, अगर आप क्वेश्चन को केवल समझ ले रहे हैं तो यकीन मानिए आप 80% समझिए हल कर लिए। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो 80% आप हल कर लिए। अब बचा कितना? 20%। ठीक, अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप कितना भी प्रयास कर लेंगे आप हल नहीं लगा पाएंगे। अगर लगाएंगे तो कल भूल जाएंगे। और क्वेश्चन समझ गए तो हम बता रहे हैं ना, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो 80% आप सॉल्व कर लिए और 20% बचा है। देखिए कैसे लगाते हैं। ठीक, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा हमें मालूम है, लेकिन आप अगर बने रहते हैं वीडियो में तो कुछ यहाँ से अलग चीज़ें लेके जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए, जब भी समीकरण वाला सवाल आए तो क्वेश्चन जहां पे खत्म हो आंसर वहीं से शुरू। ठीक, देखिए हमारा जो आपको बता रहे हो एक एक स्टेप सुनिए ध्यान से। जहां पे क्वेश्चन खत्म आंसर वहीं से शुरू। हमसे पूछा लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जो हमको नहीं मालूम रहता वही हम लिखेंगे माना। माना, ध्यान देंगे, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हमने मान लिया। कुछ लड़के हैं, मान लेते हैं यक्स लड़के, कुछ लड़के यक्स मान लेते हैं। ठीक, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, चलिए लड़कियों की संख्या कितना मान लेते हैं? तो हमने मान लिया y। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, लड़कों की संख्या हमने मान लिया x, लड़कियों की संख्या मान लिया हमने y। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे लिखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कितना लिखा है? 10 विद्यार्थी। तो आप लिख सकते हैं कुल विद्यार्थी, दिया है क्या दिया है? कुल विद्यार्थी। चलिए कुल विद्यार्थी लिख देते हैं। कुल विद्यार्थी कितना है?
तो आप कहेंगे कुल विद्यार्थी कितने हैं 10। अच्छा आप लोग बताइए, अपने दिमाग से बताइएगा, विद्यार्थी में केवल लड़के लड़के आते हैं या केवल लड़कियां लड़कियां आती हैं? केवल लड़के और लड़कियां जब दोनों मिला देते हैं तो उनको आप बोल सकते हैं कि ये विद्यार्थी हैं। यानी कि विद्यार्थी में दोनों छिपे हैं। कौन कौन छिपे हैं? लड़कों की संख्या ठीक है, लड़कियों की संख्या ठीक है, जब दोनों को मिला देंगे तो उसी को बोलते हैं विद्यार्थी। उधर कितना है 10। ये बन गया समीकरण नंबर 1। उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से आप इसको सीखे होंगे। ऐसा समीकरण बनाना पूरे यूट्यूब पे दावा है, आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक, तो देखते रहिए आप। देखिए विद्यार्थी में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या जब दोनों को मिलाएंगे तो इधर दिया है कितना 10। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। चलिए 1 कंप्लीट होता है। अब आते हैं आपके इस लाइन में लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ध्यान देंगे। प्रश्नानुसार करा है कि लड़कों की संख्या, सॉरी लड़कियों की संख्या, ठीक है लिख दे रहे हैं, जो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या फिर कामा लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है, 4 अधिक है। ये देखिए हम नहीं लिख रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लड़कियों की संख्या जो भी है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए एकदम आसानी से आप बनाएंगे। देखो एक तरफ लिख दे रहे हैं लड़कों की संख्या, यक्स मतलब किसका संख्या? लड़कों की संख्या। एक तरफ लिख दे रहे हैं लड़कियों की संख्या। अब इस लाइन को आप पढ़ते रहिए और यहाँ काम करते रहिए। देखिए आप एकदम एक क्वेश्चन एकदम आराम से सीखिए, दूसरा क्वेश्चन हम खुद ही जल्दी जल्दी बताएंगे, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। देखिए कैसे लड़कियों की संख्या, जब लड़कियों की संख्या बोले तो आप मार्कर यहाँ रखिए। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कौन अधिक है? लड़कियां अधिक है। कितना अधिक है? 4। एक बार फिर से देखिए, कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये 4 अधिक है, समझ में आया कि नहीं? लड़कियों की संख्या 4 अधिक। चलिए एक तरफ लिख दे रहे हैं हम फिर से, बी से बॉय समझिएगा और जी से गर्ल समझिएगा। देखिए ये रहा लड़के, ये रहे लड़कियां। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर ये 4 अधिक है, 4 हम इसको भी दे दे, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। उम्मीद करते हैं आप ये समझ रहे होंगे कि अगर जो कम रहता है उसको उतना दे देंगे, दोनों हो जाएंगे बराबर। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक था, तो 4 इसको भी दे दिए, दोनों क्या हो गए? बराबर। अब जान लीजिए चर पद एक तरफ, अचर पद एक तरफ, यानी कि अक्षर वाला एक तरफ, बिना अक्षर वाला एक तरफ। तो ये यक्स है। अच्छा ये बताइए प्लस था, इधर आया तो आप कहेंगे माइनस। ठीक, ये प्लस था उधर गया तो ये क्या हो गया? माइनस। ये नाम पड़ गया समीकरण नंबर 2। उम्मीद करते हैं ये भी एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक, समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। और स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी यही बोला था कि केवल रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने व्यक्त कर दिया, एक रैखिक समीकरण यहाँ बना, एक रैखिक समीकरण यहाँ बना। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। उसके बाद इसी में बोला है कि ग्राफ विधि से समझाइए। ठीक, तो चलिए देखिए हम पहले समीकरण बनाना आपको सिखा दे रहे हैं। जब समीकरण कंप्लीट हो जाएगा, 2 ही क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये, बस 2 ही क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को पहले हम समीकरण बनाना आपको बता दे रहे हैं, बाकी ग्राफ एकदम सिंपल है, आपको तुरंत आ जाएगा। तो चलिए हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। क्या लिखा है? लिखा है 5 पेंसिल 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। ये हमें पूछ रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य क्या करिए? ज्ञात करिए। अभी हमने सिखाया ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे ख़त्म होता है आंसर वहीं से शुरू होता है। तो देखिए कैसे, हमें जो नहीं मालूम है वही मान लेंगे। तो लिखेंगे माना, ध्यान देंगे, माना एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना मान लें? एक कलम का मूल्य मान लेते हैं यक्स रुपये। कितने रुपए? यक्स। चलिए तो एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं कितना? वाई रुपये। कितना रुपये? वाई रुपये। अब आते हैं, देखिए सबसे पहले मान लेते हैं एक लड़का था। चलिए एक लड़का बना दे रहे हैं। ये गया दुकान पे गया। ठीक, तो वहाँ पे लिखेंगे शर्त नंबर 1।
जब ये दुकान पे गया तो बोल रहा है कि हमको 5 पेंसिल चाहिए, बोला 5 पेंसिल, 5 पेंसिल और मतलब तथा 7 कलम चाहिए। कितना? 7 कलम चाहिए। और बताइए कितना रुपए दें। देखिए समझिए क्वेश्चन, कह रहा है कि 7 पेंसिल हमको चाहिए और नहीं हाँ 5 पेंसिल तथा 7 कलम चाहिए। दुकानदार 5 पेंसिल निकाला और 7 कलम निकाला, दोनों निकाल के बच्चे को दे दिया। और जब बच्चे को दे दिया तो बच्चा पूछ रहा है बताइए कितने रुपए हुआ। तो ये बता रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य कितने रुपए हो गया? 50 रुपये। कितने रुपए? 50 रुपये। अब यहीं से देखिए एकदम इक्वेशन बनेगा, समीकरण बनेगा, बस आप समझिए। जब बच्चा दुकान पे पहुंचा तो वहाँ पेंसिल भी रखा हुआ है, मतलब कलम भी रखा हुआ है। देखिए ये कलम हुए और वहाँ क्या रखा हुआ है? पेंसिल भी रखा है। अब बताइए पेंसिल कितना ले रहा है? तो आप कहेंगे पेंसिल ले रहा है 5, सॉरी एक बार कलम को x माने, ठीक कोई बात नहीं, x और y। देखिए 5 पेंसिल तो पेंसिल वाला ही है, 5 पेंसिल ले लिए। 7 कलम तो 7 कलम ले लिए। दोनों को जोड़ के कितना रुपए हो गया? तो आप कहेंगे 50 रुपये। उम्मीद करते हैं पहला समीकरण एकदम आसानी से आप बना लिए होंगे। ठीक, जब दुकान पे गए तो वहाँ पेंसिल रखा है, पेन रखा है, तो 7 आप कलम ले रहे हैं और 5 आप पेंसिल ले रहे हैं, दोनों को मिला के कितना दे दिए? 50 रुपये। ठीक, आते हैं शर्त नंबर 2 पे। शर्त नंबर 2 हमारा है, कह रहे इस बार हमको 7 पेन चाहिए, 7 पेंसिल चाहिए। 7 पेंसिल यहाँ देखिए लिखा हुआ है 5 कलमों 7 पेंसिल 5 कलम, तो लिख दीजिए 7 पेंसिल चाहिए इस बार, 7 पेंसिल तथा कलम कितना चाहिए? इस बार 5 कलम चाहिए। और इस बार बताइए कितना रुपए दे? दुकानदार बोला 7 पेंसिल लिए, 5 कलम लिए, तो इस बार आपका केवल हुआ कितना रुपए? 46 रुपये हुआ। तो फिर से वही काम, जब दुकान पे गए तो वहाँ पेन भी रखा हुआ है, पेंसिल भी रखा हुआ है। इस बार पेंसिल ले रहे हैं 7 और कलम ले रहे हैं 5 और दोनों जोड़ के कितना दे दिए? तो आप कहेंगे 46 रुपये। इसका नाम पड़ गया समीकरण नंबर 2। उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे दोनों। देखिए इसके आगे सॉल्व कब करते? जब वो बोलता कि उसका मान निकालिए, लेकिन ऐसा वो बोला नहीं है, वो बस इतना बोला है कि आप रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। उम्मीद करते हैं रैखिक समीकरण बनाना आप सीख चुके होंगे। देखिए ये ऐसा चैप्टर है, अगर इस चैप्टर को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो लगभग हर चैप्टर में जब भी समीकरण बनेगा आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। या कभी भी कोई भी मैथ का क्वेश्चन फंसेगा, आप देखेंगे बीच बीच में एक समीकरण बन जाता है, और यही अगर आप बेसिक चीज़ें नहीं जाने रहेंगे तो उस टाइम वहाँ पे फंसेंगे। ठीक, तो चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन का हम ग्राफ बना के आपको दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।